वेलकम टू द डिबेट। स्रोत सामग्री के विभिन्न दृष्टिकोणों और बौद्धिक विश्लेषण के इस मंच पर आपका स्वागत है। आज जब हम मॉडर्न मेडिसिन में एक अल्ट्रासाउंड स्क्रीन देखते हैं तो सब कुछ बहुत स्पष्ट लगता है ना। हाँ, बिल्कुल एकदम मापा जा सकने वाला और यांत्रिक। राइट। एक भ्रूण का विकास, सेल डिवीजन, ये सब एक सेट ब्लूप्रिंट की तरह दिखता है। हम स्क्रीन पर देखते हैं और कहते हैं यहाँ हार्ट है, यहाँ ब्रेन है, सब कुछ बहुत साइंटिफिक और स्ट्रक्चर्ड है। लेकिन आज हम जिस स्रोत सामग्री पर बहस कर रहे हैं वह हमें हजारों साल पीछे ले जाती है। आप गर्भ शारीर की बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली। गर्भाशारीर ये वो विस्तृत प्राचीन आयुर्वेदिक स्रोत सामग्री है जो भ्रूण के विकास, आनुवंशिकी और शरीर रचना के सिद्धांतों को हमारे सामने रखती है। तो आज का जो हमारा मूल प्रश्न है वो ये है कि क्या गर्भाशारीर को मुख्य रूप से एक अनुभवजन्य जैविक विज्ञान यानी एक एम्पेरिकल बायोलॉजिकल साइंस माना जाना चाहिए? मेरा पक्ष ये है कि हाँ, ये एक विशुद्ध और सटीक जैविक विज्ञान है जिसने मॉडर्न जेनेटिक्स और एम्ब्रियोलॉजी का बहुत पहले ही सटीक पूर्वानुमान लगा लिया था। और मैं यहाँ ये तर्क दूंगी कि यह एक समग्र दार्शनिक और आध्यात्मिक ढांचा है। मतलब इसमें चेतना, आत्मा और पंच महाभूतों की जो धारणाएं हैं वे इसके केंद्र में हैं। इसे केवल आधुनिक जीव विज्ञान या बायोलॉजी के सांचे में ढालने से हम इसका असली अर्थ और इसकी गहराई पूरी तरह से खो देते हैं। तो चलिए यहीं से शुरू करते हैं। श्रोता शायद सोच रहे होंगे कि प्राचीन काल में कोई जेनेटिक्स या भ्रूण विज्ञान के बारे में इतनी सटीक बात कैसे कर सकता है। लेकिन अगर आप स्रोत सामग्री में गर्भोत्पादक सामग्री को देखें तो ये 4 मूलभूत कारकों की बात करता है: ऋतु, क्षेत्र, अंबु और बीज। सुश्रुत ने इसे खेती और बीज के अंकुरण के साथ, हाँ, जो कि एक बहुत ही बेसिक और सामान्य एनालॉजी है। पर ध्यान से देखिए ना कि ये कितनी सटीक बायोलॉजी है। ऋतु स्पष्ट रूप से महिलाओं के फर्टाइल पीरियड या ओव्यूलेशन काल को दर्शाता है। क्षेत्र वो यूट्रस या गर्भाशय है जहां भ्रूण का विकास होता है। अंबु यानी न्यूट्रिशन या पोषण, और बीज पुरुष का स्पर्म और स्त्री का ओवम है। ये कोई आध्यात्मिक बात तो है नहीं, ये प्योर रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी है। लेकिन जो चीज मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है इनका जेनेटिक्स का ऑब्जर्वेशन। ग्रंथ बीज भाग और बीज भागावयव का सिद्धांत देता है। बीज हो गया स्पर्म या ओवम। बीज भाग उसका एक हिस्सा है जिसे आज हम क्रोमोसोम कहते हैं। क्रोमोसोम और जीन वाला पॉइंट, राइट? बिल्कुल। और बीज भागावयव उस क्रोमोसोम का भी एक छोटा हिस्सा है, यानी जीन। स्रोत स्पष्ट रूप से कहता है कि अगर पिता अंधा है तो बच्चा तभी अंधा होगा जब दृष्टि के लिए जिम्मेदार बीज भाग डैमेज होगा। अगर वो हिस्सा ठीक है तो बच्चा बिल्कुल स्वस्थ होगा। ये सीधे तौर पर मॉडर्न जेनेटिक्स के लॉ ऑफ हेरिडिटी और म्यूटेशन का क्लिनिकल डिडक्शन है। आप इस एम्पेरिकल ऑब्जर्वेशन को सिर्फ फिलॉसफी कैसे कह सकती हैं? देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि उनके ऑब्जर्वेशंस गलत थे, बिल्कुल नहीं। क्रोमोसोम और बीज भाग की ये तुलना बहुत दिलचस्प है, लेकिन आप इस ग्रंथ के साथ चेरी पिकिंग कर रहे हैं। चेरी पिकिंग कैसे? क्योंकि आप केवल उन हिस्सों को उठा रहे हैं जो मॉडर्न जेनेटिक्स से मैच करते हैं और बाकी पूरे फ्रेमवर्क को इग्नोर कर रहे हैं। अगर हम सामग्री के बिल्कुल शुरुआत में जाएं तो गर्भ की परिभाषा क्या दी गई है? शुक्र शोणित जीव संयोगे। यानी केवल स्पर्म और ओवम का मिलन ही काफी नहीं है। जब तक जीव यानी आत्मा उसमें अवतरित नहीं होती तब तक वो गर्भ बन ही नहीं सकता। मॉडर्न बायोलॉजी मानती है कि चेतना या कॉन्शियसनेस ब्रेन के डेवलपमेंट का एक बाय प्रोडक्ट है, लेकिन गर्भशारीर कह रहा है कि चेतना इस पूरी प्रक्रिया का कैटलिस्ट है। इसके बिना सेल डिवीजन शुरू ही नहीं हो सकता। और सुनिए, अगर आप बायोलॉजिकल प्रोसेस की बात कर रहे हैं तो ग्रंथ कहता है कि वायु कोशिकाओं का विभाजन करती है, तेज या अग्नि उसका पाचन करती है और आकाश उसमें रिक्त स्थान बनाता है। ये यांत्रिक जीव विज्ञान नहीं है, ये एक कॉस्मोलॉजिकल एल्केमी है। ब्रह्मांड कैसे बनता है उसी का माइक्रो वर्जन शरीर में हो रहा है। आप इसे सिर्फ एक बायोलॉजिकल टेक्स्ट बुक कैसे मान सकते हैं? क्योंकि आपको ये समझना होगा कि वे किस भाषा में बात कर रहे थे। सोचिए, उनके पास माइक्रोस्कोप नहीं था, है ना? तो उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि प्रकृति में जो भी चीज फैलती है, मूव करती है या बढ़ती है, जैसे हवा से बीज का बिखरना, वो वायु का काम है। हाँ, पर जब एक सिंगल सेल जाइगोट 2 सेल 4 सेल
और फिर मोरुला स्टेज में डिवाइड होता है, तो उन्होंने इस सेल्यूलर क्लीवेज की प्रक्रिया को वायु का काम बताया। ये सिर्फ एक दार्शनिक शब्द नहीं है, ये उनके ऑब्जर्वेशन का एक शानदार डिडक्शन है। वे सेल डिवीजन के मैकेनिज्म को समझ रहे थे। और जहां तक चेतना या जीव की बात है, मैं इसे खारिज नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप इस बात से इनकार नहीं कर सकती कि उनका जेनेटिक प्रेडिक्शन कितना स्पेसिफिक था। लिंग निर्धारण या सेक्स डिटर्मिनेशन को ही ले लीजिए। जब ग्रंथ कहता है कि पुरुष बीज का एक विशिष्ट बीज भागावयव जो पुरुष लक्षणों के लिए जिम्मेदार है, यदि वो विकृत हो जाए तो संतान शारीरिक रूप से पुरुष जैसी दिखेगी, लेकिन वास्तव में पुरुष नहीं होगी, जिससे उन्होंने तृणपुत्रिका कहा है। यह सीधे तौर पर क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की व्याख्या है। क्या आप वाकई मानती हैं कि यह सिर्फ दर्शन का हिस्सा है? रुकिए, क्रोमोसोम और डिसऑर्डर से तुलना करना ठीक है, लेकिन आप षड्भाव यानी 6 भावास को कैसे इग्नोर कर सकते हैं? आप जेनेटिक्स को एक बायोलॉजिकल लेंस से देख रहे हैं, लेकिन गर्भ शारीर आनुवंशिकी को एक बहुत बड़े कैनवास पर देखता है। वो माता पिता से मिलने वाले गुण? सिर्फ माता पिता वाले नहीं। स्रोत सामग्री कहती है कि एक भ्रूण का निर्माण केवल माता पिता से नहीं होता। इसके 6 भाव हैं: मातृज, पितृज, आत्मज, सात्म्यज, रसज और सत्वज। आपने मातृज और पितृज की बात की, जो माता पिता से मिले फिजिकल ट्रेट्स हैं। सॉफ्ट टिश्यू मां से और हार्ड टिश्यू पिता से। राइट, लेकिन आत्मज भाव और सत्वज भाव का क्या? ग्रंथ के अनुसार आयु, ज्ञान, इंद्रियां, शौर्य या बहादुरी, डर, इंसान का मूल कैरेक्टर क्रोमोसोम या डीएनए से नहीं आते हैं। वे आत्मा और पूर्व जन्म के संस्कारों से आते हैं। मॉडर्न बायोलॉजी से जेनेटिक्स और एनवायरनमेंट का मिक्स मानती है, लेकिन यहां सोर्स स्पष्ट रूप से कह रहा है कि पर्सनैलिटी ट्रेट्स एक नॉन फिजिकल एंटिटी से आ रहे हैं। अच्छा, तो आप ये कह रही हैं कि ग्रंथ आनुवंशिकी को सिर्फ बायोलॉजिकल नहीं बल्कि एक मेटाफिजिकल हेरिडिटी के रूप में भी देखता है। बिल्कुल। इसे ऐसे समझिए, अगर हम आपके बीज भाग वाले तर्क को मान लें, तो ये ऐसा है जैसे हम किसी कंप्यूटर के केवल हार्डवेयर, सर्किट और मदरबोर्ड की तारीफ कर रहे हों। लेकिन ये ग्रंथ स्पष्ट रूप से कह रहा है कि बिना यूजर यानी आत्मा और बिना सॉफ्टवेयर यानी सत्व के ये मशीन बूट ही नहीं हो सकती। चेतना डीएनए का रिजल्ट नहीं है, बल्कि चेतना डीएनए को गाइड करती है। इसलिए इस पूरे ग्रंथ को विशुद्ध जैविक विज्ञान कहना, इसके सबसे कोर फाउंडेशन को ही नकारना होगा। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की एनालॉजी मतलब सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अगर सॉफ्टवेयर ही सब कुछ है, तो चलिए देखते हैं कि हार्डवेयर बनता कैसे है। क्योंकि अगर ये सिर्फ दर्शन होता तो वे हार्डवेयर के निर्माण की इतनी सटीक टाइमलाइन कैसे दे पाते? आप एम्ब्रियोलॉजी वाले हिस्से की बात कर रहे हैं? बिल्कुल। हम भ्रूण के महीने दर महीने विकास, जिसे मासानुमासिक वृद्धि कहा गया है, पर आते हैं। ये हिस्सा मुझे इस पूरी स्रोत सामग्री में सबसे ज्यादा साइंटिफिक लगता है। पहले महीने में कल्लल यानी एक लिक्विड मास, जो सीधे तौर पर मोरुला स्टेज है। दूसरे महीने में घन, पेशी या अर्बुद के रूप में लिंग के आधार पर आकार लेना। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा चौंकाती है, वो है चौथे महीने का वर्णन। हाँ, वो हिस्सा काफी विस्तृत है। सुश्रुत के अनुसार चौथे महीने में भ्रूण का हृदय यानी हार्ट पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है और उसमें चेतना एक्सप्रेस होने लगती है। इस स्टेज पर गर्भवती महिला को दो हृदयनी कहा जाता है। दो मतलब दो और हृदय मतलब हार्ट, दो हृदय वाली महिला। हाँ, ये एक बहुत ही खूबसूरत और सटीक ऑब्जर्वेशन है। सिर्फ खूबसूरत नहीं, ये क्लिनिकली एक्यूरेट है। मॉडर्न साइंस भी यही कहता है कि चौथे महीने के आसपास भ्रूण के हार्ट की धड़कन मां के शरीर में बहुत स्पष्ट रूप से एस्टैब्लिश हो जाती है और न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट इस स्तर पर पहुंच जाता है कि सेंसरी परसेप्शन शुरू हो जाता है। और सिर्फ हार्ट नहीं, ऑर्गेनोजेनेसिस यानी अंगों की उत्पत्ति का वर्णन देखिए। ग्रंथ कहता है कि रक्त से यकृत यानी लिवर और प्लीहा यानी स्प्लीन का निर्माण होता है। ये एक अत्यंत डीप हिस्टोलॉजी और एनाटॉमी का ऑब्जर्वेशन है। आपको पता है कि फीटल स्टेज में यानी जब बच्चा गर्भ में होता है तो खून बनाने का काम बोन मैरो नहीं करता, लिवर और स्प्लीन करते हैं। सही कहा। हेमाटोपोएसिस लिवर में होता है। हजारों साल पहले किसी ने ये कैसे ऑब्जर्व किया कि लिवर और स्प्लीन का सीधा कनेक्शन ब्लड से है? ये दर्शन नहीं है, ये हार्डकोर साइंस है। मैं इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं कर रही हूँ कि उनके एनाटॉमिकल ऑब्जर्वेशंस शानदार थे। लिवर और स्प्लीन का ब्लड से कनेक्शन वाकई एक मास्टरपीस ऑब्जर्वेशन है। लेकिन क्या आपने विचार किया है कि ग्रंथ स्वयं
कई जगहों पर अपनी अलंकारिक या फिगरेटिव नेचर को स्वीकार करता है। फिगरेटिव कैसे? हम विज्ञान में फैक्ट्स ढूंढते हैं, लेकिन ये स्रोत सामग्री मेटाफर्स में बात करती है। चलिए अपरागिर्माण यानी प्लेसेंटा के फॉर्मेशन का ही उदाहरण लेते हैं। स्रोत सामग्री कहती है कि गर्भाधान के बाद मासिक धर्म का रक्त यानी मेंस्ट्रुअल ब्लड रुक जाता है और वो ऊपर की ओर जाकर अपरा और स्तनों का निर्माण करता है। अब आप भी जानते हैं कि बायोलॉजिकली मेंस्ट्रुअल ब्लड ऊपर जाकर ब्रेस्ट नहीं बनाता। और दिलचस्प बात यह है कि स्रोत सामग्री में ही इस पर एक स्पष्टीकरण है कि यह अपरा निर्माण का आलंकारिक स्पष्टीकरण प्रतीत होता है। व्यावहारिक रूप से मासिक धर्म के रुकने और प्लेसेंटा के निर्माण के बीच ऐसा कोई सीधा भौतिक संबंध नहीं है। मैंने उस हिस्से को देखा है, लेकिन क्या ये इस बात का प्रमाण नहीं है कि वो शरीर के भीतर होने वाले मैक्रो परिवर्तनों को एक लॉजिकल चेन में जोड़ने की कोशिश कर रहे थे? पीरियड का रुकना, प्लेसेंटा का बनना और ब्रेस्ट का एनलार्ज होना, ये तीनों प्रेगनेंसी के प्रमुख संकेत हैं। उन्होंने इन तीनों ऑब्जर्वेशंस को एक थ्योरी में पिरोया। उन्होंने थ्योरी बनाई बिल्कुल, लेकिन उनकी कार्यप्रणाली मॉडर्न साइंस जैसी मैकेनिकल नहीं थी। आपने ऑर्गेनोजेनेसिस में लिवर और स्प्लीन का उदाहरण दिया जो साइंटिफिक लगता है, लेकिन उसी खंड में आगे क्या लिखा है जरा वो भी देखिए। क्या लिखा है? ग्रंथ कहता है कि फेफड़ों का, लंग्स का निर्माण रक्त के फेन यानी खून के झाग से होता है। उंडुक यानी सीकम का निर्माण रक्त के किट या वेस्ट से होता है। और सबसे दिलचस्प उपमा, जीभ यानी टंग का निर्माण कफ, रक्त और मांस के सार से होता है, जिसे अग्नि द्वारा पकाया जाता है और वायु द्वारा आकार दिया जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे सोने को पिघलाकर हवा से शेप दी जाती है। त्वचा का निर्माण ऐसे होता है जैसे उबलते दूध पर मलाई आ जाती है। अब बताइए, क्या ये मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी है जहां हम एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म जर्म लेयर्स की बात करते हैं? नहीं, ये काव्यात्मक और दार्शनिक शरीर रचना विज्ञान है। ये पोएट्री है। एक सेकंड, मुझे यहाँ आपको रोकना होगा। आप इसे सिर्फ पोएट्री कह के बहुत बड़ी गलती कर रही हैं। मलाई या पिघले सोने की उपमाएं सिर्फ कविता नहीं है, बल्कि वे ये बता रही हैं कि अंदर मैकेनिज्म क्या चल रहा है। उबलते दूध पर मलाई का आना क्या है? एक मेटाफर नहीं। जब आप दूध उबालते हैं तो हीट यानी उनकी भाषा में अग्नि की वजह से दूध के प्रोटीन्स कोएगुलेट होते हैं और सरफेस पर एक लेयर बना लेते हैं। ये एक थर्मल और केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन है। जब वे कहते हैं कि त्वचा का निर्माण ऊष्मा द्वारा शरीर के फ्लूइड्स के पाक या कुकिंग से होता है, तो वे सीधे तौर पर मेटाबॉलिज्म, बायोकेमिकल रिएक्शंस और प्रोटीन के जमाव की बात कर रहे हैं। पर उनके शब्द तो उनके पास एपिथेलियल टिश्यू या मेसोडर्म जैसे लैटिन और ग्रीक शब्द नहीं थे, इसलिए उन्होंने उन उपमाओं का उपयोग किया जो उस समय के समाज को समझ आ सकें, यानी किचन की उपमाएं। हम अगर इन मेटाफर्स के पीछे की बायोकेमिस्ट्री नहीं देख पा रहे हैं तो ये हमारी कमी है, स्रोत सामग्री की नहीं। देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि उनके मेटाफर्स बेमानी है। मैं ये कह रही हूँ कि उनका प्रतिमान यानी उनका पैराडाइम ही बिल्कुल अलग था। आप कह रहे हैं कि वे बायोकेमिस्ट्री को किचन के शब्दों में समझा रहे थे। मैं कह रही हूँ कि उनके लिए किचन और शरीर में कोई फर्क था ही नहीं। अच्छा, वे शरीर को एक यांत्रिक मशीन के रूप में नहीं, बल्कि प्रकृति के एक विस्तार के रूप में देख रहे थे। जो नियम बाहर जंगल में या रसोई में अग्नि और जल पर लागू होते हैं, वही शरीर के अंदर लागू होते हैं। यह मैक्रोकॉज़म और माइक्रोकॉज़म यानी यथापिंडे तथा ब्रह्मांडे का सिद्धांत है। जो बाहर है वही भीतर है। यह मॉडर्न रिडक्शनिस्ट साइंस नहीं है जो हर चीज को मॉलिक्यूल में तोड़कर देखता है। यह एक होलिस्टिक विजन है। चलिए, इस होलिस्टिक विजन और प्रकृति के विस्तार वाले बिंदु को पोषण प्रणाली यानी नरिशमेंट ऑफ गर्भ के संदर्भ में टेस्ट करते हैं। अंगों के निर्माण के बाद भ्रूण जीवित कैसे रहता है और उसे पोषण कैसे मिलता है? स्रोत सामग्री प्रथम 3 महीनों में उपस्नेहन की प्रक्रिया का उल्लेख करती है। हाँ, वे एक बहुत सुंदर उपमा देते हैं कि जैसे तालाब के किनारे लगे पेड़ पानी सोखकर पोषित होते हैं, वैसे ही शुरुआत में गर्भ पोषित होता है। अब इसे मॉडर्न बायोलॉजी के नज़रिए से एनालाइज करते हैं।
फर्टिलाइजेशन के बाद जब जाइगोट यूटेरस में आता है तो प्लेसेंटा पहले दिन ही नहीं बन जाता। शुरुआती हफ्तों में भ्रूण यूटेराइन सिक्रीशन से डिफ्यूजन के माध्यम से पोषण प्राप्त करता है। ये बिल्कुल तालाब के किनारे वाले पेड़ की तरह मॉइस्चर सोखना ही तो है। ये कनेक्शन अच्छा है। इसके बाद ग्रंथ कहता है कि जब गर्भ नाभि नाड़ी यानी एम्बिलिकल कॉर्ड और अपरा बन जाती है, तब पोषण माता के हृदय से रसवाही नाड़ियों के माध्यम से भ्रूण तक पहुंचता है। उपस्नेहन यानी डिफ्यूजन से लेकर नाभि नाड़ी तक का ये ट्रांजिशन ये साबित करता है कि ये केवल दार्शनिक विचार नहीं था, बल्कि ये भ्रूण के विकास का एक सटीक डे बाय डे क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन था। आपका ये उपस्नेहन को डिफ्यूजन से कनेक्ट करना वाकई ब्रिलियंट है। मैं मानती हूँ कि शुरुआती पोषण का ये ऑब्जर्वेशन कमाल का है, लेकिन फिर से मैं इसके पीछे के मूलभूत सिद्धांत की ओर आपका ध्यान खींचना चाहूंगी। आप इसे मॉडर्न सर्कुलेटरी सिस्टम के नज़रिए से देख रहे हैं, जहां एक पंप है, पाइप्स हैं और ब्लड फ्लो हो रहा है। लेकिन आयुर्वेद में ये पूरी पोषण प्रणाली रस धातु और केदारकुल्या न्याय पर आधारित है। केदारकुल्या न्याय यानी खेतों ने सिंचाई वाला सिद्धांत। बिल्कुल। इमेजिन कीजिए, एक किसान खेत में पानी दे रहा है। वो एक मुख्य नहर खोलता है, पानी पहले एक क्यारी में जाता है, उसे भरता है, फिर दूसरी क्यारी में जाता है। यही केदारकुल्या न्याय है। यहाँ माता का शरीर और भ्रूण कोई बंद प्लम्बिंग सिस्टम नहीं है, वे एक इकोसिस्टम का हिस्सा हैं। राइट। आयुर्वेद में माता द्वारा ग्रहण किया गया आहार 3 भागों में बंटता है। एक, उसके अपने शरीर को पोषित करने के लिए। दूसरा, स्तनों में लैक्टेशन या दूध के निर्माण के लिए। और तीसरा, भ्रूण की वृद्धि के लिए। ये एक होलिस्टिक न्यूट्रिशनल फ्लो है। जब आप इसे केवल डिफ्यूजन और प्लेसेंटा तक सीमित कर देते हैं, तो आप उस गहरे संबंध को नज़रअंदाज कर देते हैं जहां माता की शारीरिक स्थिति, उसकी मेंटल स्टेट और उसका आहार सीधे तौर पर रस के माध्यम से भ्रूण के मन और शरीर का निर्माण कर रहा है। ये सिर्फ ब्लड या न्यूट्रिएंट्स का फ्लो नहीं है, ये प्राण का बहाव है। अगर मां तनाव में है तो वो रस दूषित होगा और सिर्फ भ्रूण का शरीर ही नहीं, उसका सत्व यानी मन भी प्रभावित होगा। मॉडर्न साइंस अब जाकर एपिजेनेटिक्स के जरिए इस बात को समझ रहा है कि मां का स्ट्रेस बच्चे के डीएनए एक्सप्रेशन को कैसे बदल सकता है। लेकिन गर्भ शरीर के लिए ये शुरू से ही इसका कोर फाउंडेशन रहा है। पेट का भ्रूण पर असर एक बहुत ही एडवांस्ड कॉन्सेप्ट है, और मैं ये भी नहीं कह रहा कि हमें इसके समग्र दृष्टिकोण को इग्नोर कर देना चाहिए। लेकिन मेरी चिंता ये है कि गर्भ शरीर को सिर्फ एक आध्यात्मिक, दार्शनिक या पोएटिक ग्रंथ का लेबल देने से आधुनिक वैज्ञानिक समुदाय इसकी भौतिक और अनुभवजन्य खोजों को वो क्रेडिट नहीं देता जो उसे मिलना चाहिए। लेकिन जब हम देखते हैं कि हजारों साल पहले के स्कॉलर्स ये कह रहे थे कि स्पर्म में भी भिन्नता होती है, कि पुरुष बीज का एक हिस्सा पुरुष संतान पैदा करता है और दूसरा हिस्सा मादा, जो सीधे तौर पर एक्स और वाई क्रोमोसोम की ओर इशारा है, तो हमें इसे सिर्फ प्राचीन ज्ञान कहकर नहीं छोड़ना चाहिए। हमें इसे जीव विज्ञान के एक महान और सटीक विज्ञान के रूप में क्लेम करना चाहिए। ये बायोलॉजिकल साइंस का मास्टरपीस है। और मेरी चिंता ठीक इसके विपरीत है। मुझे डर है कि इसे मॉडर्न बायोलॉजी के खांचे में फिट करने की जिद में हम इसके मूल सार को ही नष्ट कर देंगे। मॉडर्न साइंस आज भी इस बात से जूझ रहा है कि चेतना क्या है और ये कहाँ से आती है। वो इसे न्यूरॉन्स की फायरिंग का एक कोइंसिडेंस मानता है, लेकिन गर्भ शरीर शुरुआत ही इस बिंदु से करता है कि चेतना प्राइमरी है और ये भौतिक शरीर उसका उपकरण मात्र है। यदि हम आत्मा, पंचमहाभूत और त्रिदोष यानी वात, पित्त, कफ के सिद्धांतों को सिर्फ प्राचीन उपमाएं या मेटाफर्स मानकर साइडलाइन कर देंगे, तो हमारे पास जो बचेगा वो एक अधूरा विज्ञान होगा। इस सामग्री की असली शक्ति इसमें नहीं है कि ये मॉडर्न जेनेटिक्स से कितना मेल खाती है। इसकी असली शक्ति इसमें ये है कि ये हमें जीवन को देखने का एक ऐसा पैराडाइम देती है जहां फिजिकल बॉडी और कॉन्शियसनेस एक दूसरे से पूरी तरह से गुथे हुए हैं। ये एक बहुत ही फेयर पॉइंट है। मुझे लगता है हमने आज स्रोत सामग्री के आधार पर गर्भ शरीर के अलग अलग डायमेंशंस को काफी गहराई से देखा। बिल्कुल।
मेरे निष्कर्ष के रूप में मैं यही कहूंगा कि स्रोत सामग्री में मौजूद बीज भागावयव का जेनेटिक वर्णन, अंगों की उत्पत्ति का मासानुमासिक विकास या मंथवाइज डेवलपमेंट और उपस्नेहन जैसी डिफ्यूजन प्रणालियां ये स्पष्ट रूप से साबित करती हैं कि यह अत्यंत एडवांस्ड एम्पिरिकल साइंस पर आधारित था। इसने आधुनिक विज्ञान से सदियों पहले हेरिडिटी और एम्ब्रियोलॉजी के फिजिकल फैक्ट्स खोज लिए थे। इसके मेटाफर्स के पीछे एक बहुत ही सॉलिड एनाटॉमी और बायोकेमिस्ट्री छुपी है, जिसे हमें साइंटिफिक नजरिए से ही डिकोड करना चाहिए। और मेरे निष्कर्ष के रूप में मैं ये कहूंगी कि यद्यपि इसके फिजिकल ऑब्जर्वेशंस आश्चर्यजनक रूप से सटीक हैं और हमें उनकी सराहना करनी चाहिए, लेकिन इस ग्रंथ की वास्तविक महत्ता इसके समग्र या होलिस्टिक दृष्टिकोण में है। आत्मा, पंचमहाभूत और त्रिदोष इसके फाउंडेशन है, कोई अलंकार नहीं। शरीर केवल रसायनों, मॉलिक्यूल्स और जीन्स का एक ढेर नहीं है, बल्कि ये कर्म, चेतना और प्रकृति का एक जीवंत इकोसिस्टम है। इसे केवल आधुनिक जीव विज्ञान के सांचे में ढालने से हम इसके उस दार्शनिक और आध्यात्मिक ज्ञान को खो देंगे जिसकी आज के इस रिडक्शनिस्ट मेडिकल साइंस को शायद सबसे ज्यादा जरूरत है। हाँ, मतलब मुझे लगता है कि हम दोनों इस बात पर तो पूरी तरह सहमत हैं कि सामग्री का स्कोप और डेप्थ असीमित है। चाहे आप इसे जेनेटिक्स और एम्ब्रियोलॉजी के एक शुरुआती ब्लूप्रिंट के रूप में पढ़ें या ब्रह्मांड और चेतना के दार्शनिक संबंध के रूप में, गर्भ शरीर अपने आप में एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी टेक्स्ट है। बिल्कुल, ये उन ग्रंथों में से है जो आप जब भी पढ़ेंगे आपको एक नया डायमेंशन देखने को मिलेगा। श्रोताओं के लिए इसमें खुद गहराई से विचार करने के लिए बहुत कुछ है। ये आपको सोचने पर मजबूर करता है कि जीवन असल में क्या है। तो अंत में, जब आप अगली बार किसी क्लिनिक में अल्ट्रासाउंड की उस साफ ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन को देखें और उस पर एक धड़कता हुआ छोटा सा हार्ट देखें, तो याद रखें कि उस मैकेनिकल इमेज के पीछे एक बहुत बड़ा ब्रह्मांडीय खेल चल रहा है। वहां बीज भाग की बायोलॉजी और आत्मा की चेतना एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। क्या हम स्क्रीन पर केवल एक बायोलॉजिकल ब्लूप्रिंट देख रहे हैं, या हम उस कॉस्मोलॉजिकल एनर्जी को भी महसूस कर पा रहे हैं जो उस जीवन को आकार दे रही है? ये सवाल हम आप पर छोड़ते हैं। सुनने के लिए धन्यवाद।